नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में मैं आपसे एक ऐसे सच के बारे में बात करूँगा, एक खुलासा करूँगा, एक ऐसा सच बताऊँगा जो कि आपसे अक्सर छुपाया जाता है मेंटल हेल्थ को लेकर। खुलासा इसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अक्सर आपके साइकाइट्रिस्ट जो कि आपको दवा देते हैं, वो अक्सर इस आइडिया को छुपाने की कोशिश करते हैं, आपसे छुपाते हैं, या तो वो इग्नोरेंट हैं या वो जानबूझ के ऐसा करते हैं क्योंकि वो आपके ट्रीटमेंट के प्रति बहुत बायस्ड हैं, बहुत पक्षपाती हैं। बहुत कम साइकाइट्रिस्ट मैंने अपने करियर में देखे हैं जो कि पेशेंट को दवाओं के अलावा भी दूसरे ट्रीटमेंट्स के बारे में जागरूक करते हैं। ये जो मैं आपसे बात करने वाला हूं इस वीडियो में, जिस आइडिया के बारे में आपसे बात करने वाला हूं, वो आपको बताएगा कि कैसे असल में मेंटल हेल्थ को अप्रोच किया जाना चाहिए, कैसे वैज्ञानिक और अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे क्लिनिशियंस एक्चुअल में मेंटल इलनेस, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज को, बीमारियों को अप्रोच करते हैं, किस तरह से वो मानसिक बीमारियों को समझते हैं। क्योंकि अगर हमें ये आइडिया पता नहीं होगा, अगर हमें इस सच के बारे में, इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता नहीं होगा, तो हम में से बहुत सारे लोग बहुत बड़ी गलती करेंगे अपने मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट में। मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट अधूरा रह जाएगा अगर हमने ये मॉडल, ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा। इस वीडियो में मैं आपको एक मॉडल बताऊंगा कि कैसे मेंटल हेल्थ को समझा जाता है, कैसे मेंटल इलनेस, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को कंसेप्चुलाइज किया जाता है, जाना जाता है, जिसके बेसिस पर ट्रीटमेंट को अप्रोच किया जाता है। अगर हम अधूरा जानेंगे तो हम इलाज भी अधूरे तरीके से लेंगे। और यही होता है, ज्यादातर लोग जिन्हें मैं देखता हूं उन्हें कोई आइडिया नहीं होता कि ऐसे भी मेंटल हेल्थ को अप्रोच किया जा सकता है। कि भाई आपका डॉक्टर तो सिर्फ आपको दवाइयां देता है, वो आपको शायद ही कभी ऐसा बताता है कि किस तरह से, कौन से जरूरी पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी है कि आप अपना कंप्लीट मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट करवा पाएं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बायोसाइकोसोशल मॉडल के बारे में, जो कि बताता है, फोकस करता है 3 अहम पहलुओं पर जो कि मेंटल हेल्थ के ट्रीटमेंट के लिए जरूरी हैं। 3 अहम पहलू। आपका डॉक्टर आपको दवा देता है, आपको कुछ हद तक सही ट्रीटमेंट देता है, पर मोटे तौर पे वो आपको धोखे में रखता है। बहुत सारे डॉक्टर या तो अपने पेशेंट्स को बताते ही नहीं, या वो उनको बताना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें वो जरूरी नहीं लगता, या वो बायस्ड हैं, उनको लगता है कि क्या बताने की जरूरत है, जरूरत होगी तो देख लेंगे, नहीं तो क्या बताने की जरूरत है। भाई सारी बीमारियां जो हैं वो मेडिकल होती हैं, तो उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि आप ये कर लो या वो कर लो, दूसरे ट्रीटमेंट ले लो। तो यहां जो मैं आपसे बात करूंगा वो इस बारे में बात करूंगा कि अगर हम एक बार बायोसाइको सोशल मॉडल को समझ जाएं तो हम एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ, एक कंप्लीट अप्रोच के साथ मेंटल इलनेस के ट्रीटमेंट को अप्रोच कर सकते हैं, उसको पूरी तरह से ट्रीटमेंट को हम ले सकते हैं। तो बायोसाइको सोशल मॉडल है क्या? बायोसाइकोसोशल मतलब इसमें 3 पहलुओं पर बात हो रही है, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल। मतलब ये एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जो कहता है कि कोई भी मानसिक बीमारी तभी होती है या तभी वो बनी रहती है जब उसके अंदर इन तीनों फैक्टर्स की भूमिका हो, इनकी कंट्रीब्यूशन हो। बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल। अब आपको मान लीजिए डिप्रेशन हुआ, एंजाइटी की समस्या हुई, आप डॉक्टर के पास गए, साइकाइट्रिस्ट के पास मोस्टली लोग पहले जाते हैं, और डॉक्टर ने आपको दवा दे दी। बिल्कुल ठीक, दवा दी जानी चाहिए। अगर आपकी कंडीशन ऐसी है कि दवा की जरूरत है तो दी जानी चाहिए। पर मान लीजिए कुछ पेशेंट तो दवा से ठीक हो गए, पर बहुत सारे पेशेंट्स, यहां तक कि 80 से 90% पेशेंट दवाओं पर पूरा रिस्पॉन्स नहीं देते। मतलब उनका डिप्रेशन या एंजाइटी पूरी तरह से दवाओं से ठीक नहीं होता। इसका क्या कारण है? चलो कह सकते हैं कि दवाएं उतनी हेल्पफुल नहीं होती, दवाएं एक लिमिटेड इफेक्ट करती हैं, रिसर्च और साइंस जितना बताती है उस हिसाब से दवाएं तो इतना ही असर कर सकती हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह की बात की जाती है। पर यहां एक भारी चूक हो रही है जो आपका डॉक्टर आपको नहीं बताता, जो आपके डॉक्टर ने आज तक शायद आपको नहीं बताया होगा, वो ये कि इसके अंदर साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स की भी भूमिका है। ज्यादातर लोग जो देखने में आते हैं जिनका डिप्रेशन या एंजाइटी या ओसीडी लंबे समय के मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद भी ठीक नहीं हो पाता, वो इस वजह से क्योंकि उन्होंने बायोलॉजिकल फैक्टर पर तो फोकस कर लिया, मतलब दवा तो खा ली, दिमाग के केमिकल को तो चेंज किया, पर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स पर फोकस नहीं किया। साइकोलॉजिकल मतलब सोच और हमारी मानसिकता से जुड़े फैक्टर्स, सोशल मतलब हमारे माहौल, हमारे एनवायरनमेंट से जुड़े फैक्टर्स। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूं कि ये साइकोलॉजिकल सोशल फैक्टर्स होते क्या हैं।
यहां तक कि मैं आपको कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी बताना चाहूंगा। अगर हम इन साइको सोशल फैक्टर्स पर टारगेट करेंगे, इनको फोकस में रख के ट्रीटमेंट लेंगे, तो ही हम पूरे तरह से अपने मेंटल डिसऑर्डर से दूर हो पाएंगे। एक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट इन तीनों पहलुओं पर फोकस करना जरूरी समझता है, और अच्छे डॉक्टर्स मतलब अच्छे साइकाइट्रिस्ट तीनों पहलुओं पर फोकस करने के लिए जोर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि माना कि कुछ पेशेंट सिर्फ दवाओं से ठीक हो सकते हैं, पर ज्यादातर पेशेंट्स को साइको सोशल थेरेपी, साइको सोशल इंटरवेंशन मिलनी जरूरी है, मस्ट है, मैंडेटरी है, मिलनी ही चाहिए। क्योंकि हर पेशेंट की लाइफ में, हर पेशेंट के डिसऑर्डर में, उसको बनाने में या उसको बने रहने में साइको सोशल फैक्टर्स का रोल होता है, उसकी भूमिका होती है। पहले हम बात करते हैं कि ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स कौन से होते हैं। हम जानते हैं आपको जो दवा मिल रही है वो दिमाग के केमिकल के बैलेंस को बनाने के लिए है। सेरोटोनिन, डोपामाइन, ये सारे जो केमिकल्स हैं इनका इम्बैलेंस हो गया है, बैलेंस बनाने के लिए दवा दे दी जाती है। ठीक है, बायोलॉजिकल फैक्टर हो गया। दूसरा, जैसे कि कुछ लोगों को मानसिक बीमारियां क्यों होती हैं, क्योंकि वो जेनेटिक होता है। भाई फादर मदर में या किसी और रिश्तेदार में था, हमारे फैमिली के दादा दादी किसी में था, नाना नानी मामा चाचा, तो हमें भी हो गया, तो यानी कि कहीं ना कहीं जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। तो जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं जो कंट्रोल नहीं किए जा सकते। फिर इसके बाद हमारे अंदर इम्यूनिटी वीक हो सकती है, हमारा इम्यून रिस्पॉन्स वीक होता है कि भाई हम जब रोजमर्रा के जीवन के स्ट्रेसेस को हैंडल करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी अगर वीक होगी तो हम कमजोर पड़ेंगे, शरीर थकेगा, दिमाग भी थकेगा, और इस वजह से एंजाइटी या डिप्रेशन के सिम्टम्स आ सकते हैं। जैसे कि थायराइड का लेवल बढ़ा हुआ है, या मान लीजिए और किसी तरीके का कुछ बायोकेमिकल चेंज आ चुका है, बीपी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, कोलेस्ट्रॉल या दूसरे तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, उनमें भी अक्सर देखने में आता है कि डिप्रेशन एंजाइटी के लेवल जो है वो बढ़ जाते हैं। स्पेशली विटामिन डी के लेवल लो होने से भी डिप्रेशन बढ़ जाता है। सर्दियों में कई लोगों को जब सूरज की रोशनी कम मिलती है, विटामिन डी कम हो जाता है, तो उनको डिप्रेशन हो जाता है, जिसे सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं। फिर कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे डायबिटीज जैसे डिसऑर्डर हो गए, जिनमें अगेन डिप्रेशन के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर स्ट्रेस रिस्पॉन्स आता है, बॉडी के अंदर केमिकल चेंज होते हैं, तो डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, हर बीमारी में, हर साइकोलॉजिकल बीमारी में थोड़ा बहुत बायोलॉजिकल कंपोनेंट होता है, चाहे वो जेनेटिक हो, चाहे ब्रेन केमिकल से रिलेटेड हो, चाहे बॉडी के दूसरे फंक्शन से रिलेटेड हो। अब हम आते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पर। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जिन पर मोटे तौर पे साइकोथेरेपी काम करती है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब हमारे बिलीव्स, हमारी सोच, हमारा आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, हमारा कंसंट्रेशन, अटेंशन का लेवल, हमारा टेम्परामेंट कि भाई कोई व्यक्ति ज़्यादा इमोशनल होता है, कोई कम इमोशनल होता है, कोई व्यक्ति इंट्रोवर्ट होता है, कोई व्यक्ति एक्सट्रोवर्ट होता है, कोई व्यक्ति स्वभाव से थोड़ा मूडी होता है, तो कोई व्यक्ति स्वभाव से थोड़ा कूल और थोड़ा आउटगोइंग टाइप होता है। तो कुछ ऐसे टाइप के लोग होते हैं जिनके अंदर ऐसा टेम्परामेंटल इशू मिलता है, मतलब वो टेम्परामेंट से थोड़े से मूडी, इमोशनल टाइप के होते हैं, जिस वजह से उनमें डिप्रेशन, एंजाइटी की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। अब आप कितनी भी दवाइयां दे दो, अगर ये लोग अपने मूडीनेस पर, अपने टेम्परामेंट पर अगर वर्क नहीं करेंगे तो इनके डिप्रेशन, एंजाइटी में कमी आएगी नहीं। इम्पेशेंट होते हैं लोग, तो पर्सनैलिटी ट्रेट्स और पर्सनैलिटी टाइप का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। एक पर्सनैलिटी ट्रेट होता है जिसे कहा जाता है न्यूरोटिसिज्म, मतलब ये एक ऐसा पर्सनैलिटी ट्रेट है जो अगर किसी में हाई होगा, ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा। कोई व्यक्ति अगर ऐसा होगा जो ज्यादा न्यूरोटिक है, हम जिसे ऐसा बोल देते हैं, तो उस व्यक्ति को चिंता करने की, ज्यादा बातों को दिल से लगा लेने की, स्ट्रेस को हैंडल ना करने की, इमोशनल हो जाने की, उदास हो जाने की, घबरा जाने की, डर जाने की, ये सारी उसके अंदर टेंडेंसीज होंगी, बचपन से दिखाई दे जाती हैं। टेम्परामेंट, पर्सनैलिटी के जो इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, न्यूरोटिसिज्म जो एक ट्रेट होता है, वो बचपन से देखने में आ जाता है। तो कुछ भी कर लो, दवाइयां दे दो कितनी भी, जब तक न्यूरोटिसिज्म में कमी नहीं आएगी, जब तक उसके ऊपर हम वर्क नहीं करेंगे, थेरेपी के थ्रू, अपने पर्सनल मैनेजमेंट, पर्सनल अपनी सेल्फ हेल्प के थ्रू नहीं करेंगे, आप अपना डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी कम नहीं कर पाओगे। तो टेम्परामेंटल इश्यूज होते हैं। फिर इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि अक्सर मैं अपनी वीडियोस में डिस्कस करता रहता हूं, वो होती हैं कोपिंग स्किल्स। अलग अलग डिफिकल्ट सिचुएशंस, चैलेंजिंग सिचुएशंस के साथ डील करने की कितनी क्षमता है हमारे अंदर, कितना हम अपने को कैपेबल फील करते हैं, कितना हमें लगता है कि खुद पर कॉन्फिडेंस है कि हम फैमिली की, वर्क की, बिजनेस की, जॉब की प्रॉब्लम्स को हम डील कर सकते हैं, इनका सामना कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी हैं हमारी, कि छोटी छोटी रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स को एक साथ कैसे डील करते हैं।
सोशल स्किल्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये भी हमारा पर्सनैलिटी का पार्ट होता है। कुछ लोग बाय नेचर थोड़े अनस्किल्ड होते हैं सोशली, मतलब दूसरों से बात करना, दूसरों से मिलना जुलना, दोस्त बनाकर रखना उनके लिए मुश्किल होता है। तो ऐसे में उनके डिप्रेशन तो बढ़ ही जाएगा, उनको ओसीडी भी अगर होगा, स्किज़ोफ्रेनिया भी अगर होगा, तो उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, क्योंकि वो अपने को आइसोलेट कर लेंगे। स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को पैरानॉइड सिम्टम्स हो जाएंगे अगर उनकी सोशल स्किल्स अच्छी नहीं है। स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स के मामले में सोशल स्किल्स को इंप्रूव करना उनके ट्रीटमेंट का बहुत जरूरी पार्ट होता है, और ये उनकी पर्सनैलिटी में देखने में आता है। बहुत सारे पेशेंट जिनको स्किज़ोफ्रेनिया होता है, उनकी कोपिंग और सोशल स्किल्स बहुत ही खराब होती हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पर आता है सोशल, बायोसाइकोसोशल का सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर में क्या आता है? सबसे पहले आता है हमारा परिवार का माहौल। परिवार में अगर किसी को डिप्रेशन, एंजाइटी है और वो सारा टाइम नेगेटिव बातें करता रहता है, हर छोटी बड़ी बात को बड़े नकारात्मक ढंग से देखता है, उसका इंपैक्ट पेशेंट पर भी आएगा। आप अगर दवा ले रहे हैं, आप अगर अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं, आपके आसपास आपके घर में कितने लोगों को मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसे लोगों की बातें सुनकर, उनके बिहेवियर को देखकर दिमाग वैसे ही नेगेटिव हो जाएगा। फिर घर में मान लीजिए किसी को मेंटल हेल्थ इश्यूज नहीं है, पर फिर भी वो थोड़े से डोमिनेटिंग नेचर के हैं, ताने देते हैं, क्रिटिसिज्म देते हैं, धिक्कारते हैं, आपको आपकी प्रॉब्लम के लिए ब्लेम करते हैं, आपकी प्रॉब्लम को समझते नहीं है, सारा टाइम आपके दिमाग में नेगेटिव बातें भरते रहेंगे आपके बारे में, आपका आत्मविश्वास गिरेगा और आप अपने मेंटल हेल्थ इशू से डील ही नहीं कर पाओगे। चाहकर भी कितनी भी दवाइयां खा लो, असर नहीं आएगा, क्योंकि आपके एनवायरमेंट से, आपके माहौल से आपको स्ट्रेस आ रहा है। फैमिली इश्यूज और दूसरे तरीके के प्रेजेंट है। मान लीजिए फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, घर में लड़ाइयाँ चल रही हैं, आपके पेरेंट्स में, आपके भाई बहन के बीच आपस में किसी ना किसी तरह के कलेश चल रहे हैं, सारा टाइम लड़ाइयाँ होती रहती हैं, कोई व्यक्ति हमेशा गुस्सा करता रहता है, कोई ऐसा पेरेंट है जो शराब पीता है, भाई बहन में से कोई ऐसा है जो हमेशा लड़ाई के स्वभाव का है, लड़ता रहता है। इस सारे माहौल में कितना भी कोशिश कर लो, कितनी भी दवाइयाँ खा लो, मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होगी। दिमाग में हर टाइम नेगेटिविटी फीड होती जा रही है आपका कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड सारा टाइम नेगेटिविटी लेता जा रहा है। दवाइयां खाने से ट्रीटमेंट नहीं होगा। सोशल एनवायरनमेंट, मतलब आसपास का माहौल मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। फिर आपका जो स्कूल कॉलेज है वो भी बहुत मैटर करता है। स्कूल में अगर आपको चिढ़ाया गया है, बुलिंग होती है, आपको बहुत ज़्यादा एंकरेज नहीं किया जाता है, टीचर्स बहुत ज़्यादा डांटते रहे हैं आपको, बचपन से आपका आत्मविश्वास नहीं बना है, आप कॉलेज में हो वहाँ पर आपको बहुत प्रोत्साहन नहीं दिया जाता, माहौल अच्छा नहीं है, पढ़ाई का माहौल अच्छा नहीं है, मोटिवेटेड नहीं हो, अपने मन के कोर्स में इनरोल नहीं हुए हो, कुछ भी ऐसे जैसे चल रहा है। कोविड के टाइम पर जैसे हमने देखा था कि लोगों के स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे, जिस वजह से वो सारा टाइम घर पे हैं, तो एक एक एनरिचिंग, एक जो एक चेयरफुल एनवायरनमेंट मिलना चाहिए वो उनको अवेलेबल नहीं था, जिस वजह से उनकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ी। तो ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। लोगों के साथ बन नहीं रही है आपके कॉलेज या स्कूल में, वर्क प्लेस पर जहां पर आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, लोगों के साथ आपकी बन नहीं रही है, लोगों की तरफ से बहुत स्ट्रेस आ रहा है, आपका काम, आपका स्कूल, आपका कॉलेज आपको प्रेशर दे रहा है, तो इस वजह से भी आप स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी से डील ही नहीं कर पाओगे। बहुत सारे पेशेंट जिनको बायपोलर, स्किज़ोफ्रेनिया ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, अक्सर वो वर्क स्ट्रेस की वजह से उनका एपिसोड ट्रिगर हो जाता है और वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। पेशेंट क्या करता है, डॉक्टर के पास जाता है और एक्स्ट्रा डोज ले लेता है दवा की। डॉक्टर भी कहता है डोज बढ़ जाएगी, ये होगा वो होगा, स्ट्रेस आ गया होगा, ठीक है दवा लो, खत्म। पर स्ट्रेस को कम करने के लिए किन्हीं फैक्टर्स पर फोकस ही नहीं किया जाता कि किस टाइप का काम किया जाए, किस टाइप के वर्क में, किस टाइप के फैमिली एनवायरनमेंट में चेंजेस लाए जाएं, इस पर जोर ही नहीं होगा। अगर तो कितनी भी दवाइयां खा लो, साइकोटिक एपिसोड बार बार ट्रिगर होंगे, बायपोलर के एपिसोड बार बार ट्रिगर होंगे। तो ये जो मैंने आपसे जो बायोसाइको सोशल मॉडल के तीनों पहलू डिस्कस किए, इनको दिमाग में रखिए। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट तो आपको दवाओं से मिल रहा है, थोड़ा बहुत आपने विटामिन और इधर उधर के सप्लीमेंट ले लिए, खाना पीना ठीक ठाक कर लिया, हो गया। फिजिकल हेल्थ को ठीक रख लिया, एक्सरसाइज कर लिया, काम बन गया, आपको काफ़ी हद तक डिप्रेशन, एंजाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया, बायपोलर, इन सब से डील करने में हेल्प मिलेगी। पर सिर्फ दवाओं पर अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं और बार बार एपिसोड आ रहा है, जा रहा है, बार बार डिप्रेशन बढ़ता है, कम होता है, एंजाइटी बढ़ गई, कम हो गई, दवा का डोज बढ़ाया, दवा का डोज कम किया, आज उस डॉक्टर से ली, कल उस डॉक्टर से ली, इसी में अगर घूमते रह जाओगे, पूरा ट्रीटमेंट आप अप्रोच नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये हुआ, मतलब आपने साइको सोशल फैक्टर्स पर तो ध्यान ही नहीं दिया। कितना भी कोशिश कर लो, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी नहीं दूर होगा अगर साइको सोशल फैक्टर्स पर ध्यान नहीं देंगे। और साइको सोशल फैक्टर्स पर ध्यान सिर्फ थेरेपी से दिया जाता है।
थोड़ा सेल्फ मैनेजमेंट करना, थोड़ा लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करना ज़रूरी है, डाइट में चेंजेस लाने ज़रूरी हैं, आदतों में, बिहेवियर्स में, डेली रूटीन में, शेड्यूल में चेंज लाना ज़रूरी है, साथ साथ अपने माहौल में और अपनी सोच, अपने नेचर में बदलाव लाना भी उतना ही ज़रूरी है, जो आप या तो थेरेपी में कर सकते हैं या अगर खुद कर पाए तो बहुत अच्छा है। पर साइकोथेरेपी जो दी जाती है, अक्सर मैं बात करता हूं, मैं तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूं, मैं तो अपने प्रोफेशन की नज़र से बात करूंगा ही। भाई मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में तो नॉलेज दूंगा, इंफॉर्मेशन दूंगा, पर साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या और कैसे करता है। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या करेगा, आप थेरेपी लोगे, साइकोथेरेपी में क्या होगा, साइकोथेरेपी में आप साइको सोशल फैक्टर्स पर फोकस करोगे। सारी दुनिया में, अमेरिका हो, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सब जगह जो विकसित देश हैं जहां मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट जब दिया जाता है तो बायो साइको सोशल तीनों फैक्टर्स पर फोकस करके दिया जाता है। और आपका डॉक्टर कहता है सिर्फ दवा लो, लेते रहो, 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने बाद मिलना, बस दवा खाते रहो। इसीलिए आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स या तो बनी रहती हैं या वो वापस नहीं जाती, या रिलैप्स हो जाता है, बार बार प्रॉब्लम होती रहती है। आपको लगता है शायद दवा काम नहीं कर रही, शायद दवा की कोई हमारे अंदर टॉलरेंस हो गई है, अब दवाएं हम पर काम नहीं करती, अब हमें टीएमएस लेना पड़ेगा, ईसीटी, इलेक्ट्रोशॉक लेना पड़ेगा, पता नहीं दूर दराज के किसी डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। भाई दिल्ली के डॉक्टर से मिलो, मुंबई के डॉक्टर से मिलो, हमारे यहाँ के डॉक्टर ठीक नहीं, सरकारी ठीक नहीं तो प्राइवेट से लो, प्राइवेट ठीक नहीं तो सरकारी से लो, आप इसी में उलझते रह जाओगे। पर इससे बहुत फर्क नहीं आएगा अगर आप पूरा टोटल होलिस्टिक ट्रीटमेंट नहीं करते हो। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, मेडिकल ट्रीटमेंट लो, दवा लेना जरूरी है। बहुत से पेशेंट्स को नहीं भी लेंगे चलेगा, वो डिपेंड करता है उनकी कंडीशन कैसी है, पर दवा लेनी होगी। हेल्थ में चेंजेस लाने होंगे, डाइट में चेंजेस लाने होंगे, डेली रूटीन में चेंजेस लाने होंगे। नेक्स्ट आपको अपने बिलीव्स, आपके एटीट्यूड्स, आपकी सोच, नेगेटिविटी जो दिमाग में बैठी है उसको चेंज करना होगा। टेम्परामेंट में भी थोड़े बहुत चेंजेस लाने होंगे, पेशेंस डेवलप करनी है, उतावलापन जो है आपके अंदर उसको मैनेज करना है, भावुकता जो है आपके अंदर बहुत ज्यादा उसको मैनेज करना है, सोशल स्किल, कोपिंग स्किल्स आपको सीखनी है। इस सब में बदलाव लाना जरूरी है, और साथ ही साथ आपको अपने माहौल में बदलाव लाना भी जरूरी है। अगर कहा कि नहीं हमारे तो यहाँ तो ऐसा चलता है, ये चलता है, ये तो होता रहेगा, वो होता रहेगा, घर में तो कलेश हैं, बने रहेंगे, ये है वो है, भाई तो ऐसे में आपके मेंटल हेल्थ के इश्यूज रहेंगे ही रहेंगे। इसलिए जब थेरेपी की जाती है तो सिर्फ इंडिविजुअल थेरेपी नहीं, फैमिली थेरेपी भी करना जरूरी होता है। तो ये जो जानकारी आपको मैंने दी, आपको यूजफुल लगे, वीडियो को लाइक करें, और ये वीडियो में जो जानकारी दी दूसरों से शेयर करें। शेयर करें इस वीडियो को दूसरों से। बहुत लोगों को जानकारी नहीं है और हैरान होता हूं मैं, यूट्यूब पे कोई बता ही नहीं रहा बात। और जबकि ये साइकाइट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जब अपनी किताबें पढ़ना शुरू करते हैं ना, अपनी डिग्री, अपना कोर्स करते हैं, शुरू शुरू में दिया रहता है बायो साइको सोशल अप्रोच, पूरा ट्रीटमेंट ही यही होता है। पर बहुत से डॉक्टर बोलेंगे ही नहीं, कुछ साइकोलॉजिस्ट भी नहीं कहते दवा लो, वो कहते हैं योगा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, हो जाएगा। नहीं, एक चीज से नहीं होता। आप क्या करेंगे, एक ट्रीटमेंट को पूरी तरह से छोड़ देंगे और एक ट्रीटमेंट पर फोकस कर लेंगे। तीनों पर फोकस करना जरूरी है। इसीलिए जो मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट्स हैं वो होलिस्टिक ट्रीटमेंट्स होते हैं। तो ये जानकारी जो आपको दी है पसंद आई हो, अगेन मैं कहूँगा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और साथ साथ चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। ऐसी और यूजफुल जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो नई आपको डिटेल्स, आपको नई नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी, और आपको नई जानकारी से जो लाभ होगा उससे आप अपने मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट में सही डायरेक्शन ढूंढ पाएंगे। धन्यवाद।